नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लेक्चर की सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो 15 मार्क्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं 15 मार्क्स को हम कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ के ज़रिए। तो आइए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के अगर आपके पास कुछ और केसेस हैं तो उसको आप किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम देखने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया जाता है अगर आपके पास है केस 4 और केस 5। इससे पहले हम देख चुके हैं 1 से 3 केसेस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। आज हम ये जानेंगे कि अगर आपके पास क्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ई पावर एक्स इंटू वी ऑफ एक्स या फिर एक्स इंटू वी ऑफ एक्स टाइप है, मतलब कि केस 4 और केस 5, ठीक है, इस टाइप की है, तो आप किस तरह से उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए इससे पहले, और अब तक हम डिस्कस बार बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, ओके। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बारे में आपको ये भी पता है कि जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं तब उसमें वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस केस में आपका जो क्यू है, पहले चौथे वाले जो केस में जो क्यू है वो आएगा ये। ठीक है, ई रेस टू एक्स आएगा और वी ऑफ एक्स आएगा, राइट। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ई रेस टू एक्स जो है वो केस नंबर 1 में भी आपके देखा है हमने। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करेंगे या फिर ये जो वी है उसके बाद में कुछ अलग होगा। तो हमको ये करना क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आपको ये कर रहा है, ई रेस टू एक्स जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स को बाहर ले लेंगे। ठीक है, ताकि वो आगे जाके परेशानी ना करे। लेकिन जब आप बाहर लेते हो तो ऐसे तो बाहर नहीं ले सकते। ठीक है, उसका कुछ रूल होना चाहिए। तो उसका एक प्रूव्ड रूल है, लेकिन मैं वो प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे ले लेना है डी प्लस ए। ओके, डी प्लस ए। तो ई रेस टू एक्स को आपको बाहर ले लेना है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए। जो भी ए की वैल्यू है उसको डी में ऐड कर दीजिए। ओके, कहने का मतलब है जहाँ जहाँ पे आपको डी दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आप डी प्लस ए लिख दीजिए, राइट। और वी ऑफ एक्स को वैसे का वैसे रहने दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, वो रूल लगाना है जो भी वी ऑफ एक्स में लगता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे वी ऑफ एक्स है क्या। ठीक है, तो व्हाट इज वी ऑफ एक्स। तो वी ऑफ एक्स हो सकता है ए रेस टू एक्स वाला फॉर्म हो सकता है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है साइन एक्स वाला फॉर्म। ठीक है, या फिर ये हो सकता है एक्स पावर एम वाला फॉर्म। ठीक है, मतलब कि पहले 3 केसेस में से कुछ भी हो सकता है। तो पहले 3 केसेस में से कोई भी हो सकता है, तो उसी मेथड से आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था तरीका। अगर केस 4 है आपको दे गया है, ठीक है, तो उसमें आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो जानने का। ठीक है, चलिए ये तो हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि अगर केस 5 दिया है तो आप क्या करोगे। अब मैं दोनों एक साथ इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको जो है वो आसानी से ये समझ में आ जाए। ठीक है, फिर से एक बार हमारे पास वही फॉर्म होगा, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और आप वही फिर से करोगे कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी, क्यू ऑफ एक्स की जगह पे है यहाँ पे एक्स इंटू वी। ओके, एक्स इंटू वी है। इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे जो अभी अभी हमने किया है। ठीक है, मतलब कि एक्स को बाहर निकालेंगे, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऐसा ही रहने दीजिए, और ये जो है वो वी यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक्स आगे 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी आएगा, राइट। ओके, आगे का स्टेप क्या है, आगे बहुत ही सिंपल सा स्टेप, एफ डैश ऑफ डी डिवाइड बाई जो भी एफ ऑफ डी है उसका स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे v जो है वो लगा दीजिए। बस इतना करना है आपको। ठीक है, इसको जब प्रैक्टिकली देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरह से आप
एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमको दे रखा है d+2 उसका स्क्वायर दे रखा है इंटू वाई इज इक्वल्स टू e⁻−2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हमारे जनरल फॉर्म के साथ, जो कि है f(dy) इज इक्वल्स टू q, तो आपको कंपैरिजन में क्या मिलेगा? आपको कंपैरिजन में मिलेगा कि भाई f(d) जो है उसकी जगह पे है d+2 होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास q जो है वो इस तरह से है, q(x) इज इक्वल्स टू e⁻−2x साइन एक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो q है वो किस टाइप का है, q जो है वो इस टाइप का है, e⁻ax v। ठीक है, v(x), जहाँ पे v की जगह पे है साइन x। ओके, अगर इस तरीके का फॉर्म है तो आपको करना क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/f(d). अगर आपके पास e⁻ax v है तो आपको e⁻ax को बाहर ले लेना है, 1/f(d) की जगह पे d+a ले लेना है और v को वैसा का वैसा लिखना है। चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो d+a क्या होता है, d+a, a यहाँ पे क्या है, ये रहा a आपका, ठीक है, -2, d+-2 सो दैट इट इज d-2। तो जहाँ पे भी आपको d दिखे वहाँ पे आप d-2 रख दीजिए f(d) में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका f(d+a) क्या होगा, d की जगह पे आप रखेंगे d-2, ओके, +2 ऑलरेडी था ही, उसका स्क्वायर, -2 + 2 कैंसिल, बचा सिर्फ और सिर्फ d²। ठीक है, -2 + 2 कैंसिल, बचा सिर्फ और सिर्फ d²। तो दिस इज द आंसर ऑफ f(d+a). ओके, सो वैल्यूज रख दीजिए तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा e⁻−2x 1/d² और यहाँ पे है साइन x। अब आपको पता है कि जब भी q(x) जो है वो साइन x होता है तब आप क्या करते हैं, q(x) जब साइन x होता है तो यू हैव टू सब्सटीट्यूट पुट d² इज इक्वल्स टू -a²। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको हम a बोल रहे हैं तो मैं इसको कैपिटल A लिख देता हूँ ताकि आपको स्मॉल a और कैपिटल A में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे इसको a हम कह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे a की जगह पे कुछ भी नहीं है तो 1 ही आपका कैपिटल A होगा, राइट। सो -1², आपको याद होगा कि साइन ax + b इस तरह से हमने लिया था, जो x के साथ मल्टीप्लाइड होता है वही आपका a होता है। इस केस में x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब कि एक मल्टीप्लिकेशन में है, तो वही आपका a होगा, राइट। चलिए, तो आंसर आएगा आपका -1। ओके, उसको आप पर्टिकुलर इंटीग्रल के वैल्यू में रख दीजिए। तो योर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज e⁻²x 1/d², साइन एक्स आपके पास था ही, आपने वैल्यूज रखी, -2x 1/-1 साइन एक्स, तो आंसर आपका हो गया नेगेटिव e⁻²x साइन एक्स। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया वो आपको गिफ्ट में मैं देता हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करके आपको y = CF + PI लिख देना है। ठीक है, जो भी आपको CF आएगा, क्या आएगा यहाँ पे CF, ये देखिए d+2 होल स्क्वायर है, तो CF जो है उसमें 2 रूट मिलेंगे जो कि दोनों सेम होंगे, -2 ठीक है, तो C1 + C2x e⁻²x विच विल बी योर CF। ठीक है, उस तरह से आप CF फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए और आपका जनरल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आसान था। तो हमने जो फॉर्मूला था, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था उसी का इस्तेमाल किया है। जब भी e⁻x होता है, जैसे कि यहाँ पे था e⁻²x, ओके, उस जगह पे हमने e⁻ax को बाहर निकाला, 1/f(d+a) किया। ठीक है, तो d+a क्या था, यहाँ पे -2 था, उसकी वैल्यू रखी तो आपको मिल गया क्या है, यहाँ पे d² मिला है, राइट। तो इस तरह से आपको ये जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करना है। बाकी का जो है वो केस जो भी हो 1 2 3, ये 2 सेकंड केस है। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स का, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। हाँ, बहुत ही आसान। तो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि हमारे केस नंबर 5 यानी कि आखिरी केस पे आधारित है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल आपका f(dy) = q टाइप तो है ही। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे जो आप q देखेंगे वो इस तरह से है, x e⁻x cos x।
ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें ये कौन सा है, चौथा है या फिर पांचवा है, तो ये कुछ इस तरह से ही है, ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, इनटू आप इसको कह सकते हो एक्स कॉस एक्स। तो ये जो एक्स कॉस एक्स है वो आप v कंसिडर कर सकते हो, और ये रहा आपका ई रेस टू ए एक्स, ठीक है, ई रेस टू ए एक्स, जिसमें ए की जगह पे क्या है, -1 है। ओके, अगर इस तरह से है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, केस नंबर 4 इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। तो हियर आप सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख लेंगे 1/f(d), ठीक है, और यहाँ पे आएगा ई रेस टू -x इंटू एक्स कोस एक्स, ठीक है। अगर आप ई रेस टू -x को बाहर ले लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/f(d) प्लस ए करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स कोस एक्स। तो d प्लस ए, f(d) प्लस ए क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे ही, ठीक है, f(d) प्लस ए का मतलब होता है f(d) और a है -1, ठीक है। तो ये रहा आपका f(d) पूरा, ओके, ये आपका f(d) है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, तो f(d) जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि यही है कि d + 1 होल स्क्वायर है, लिख सकता हूँ ना ऐसे में, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो ये है d + 1 होल स्क्वायर, तो उसमें जहाँ पे d है उसकी जगह पे d - 1 रख दीजिए, +1 तो था ही, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये d की जगह पे मैंने d - 1 रख दिया है। तो आंसर क्या आया, -1 + 1 कैंसिल, बचा सिर्फ और सिर्फ d²। ओके, तो f(d) + a बचा सिर्फ और सिर्फ 1/d² एक्स कोस एक्स, राइट। चलिए ये तो हो गया। अभी ये जो टर्म आ रही है, ये जो टर्म आ रही है, ओके, वो है केस नंबर 5 वाली टर्म, राइट। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो, और बाकी का जो है वो हम अलग से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो नाउ अगर आप इसको बोल दो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 मान लो, तो ये हुआ 1/d², 1/d² एक्स कोस एक्स, राइट। चलिए अब इसको आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो आपके पास हालांकि देखा जाए तो ये 1/d² है, तो आप उसको डबल इंटीग्रल के तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि 1/d जो है वो इंटीग्रेशन होता है। तो एक बार इंटीग्रेट कीजिए, वापस से दूसरी बार जो भी आंसर आता है उसका इंटीग्रेशन कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, राइट। लेकिन हम ट्राई करेंगे केस नंबर 5 के तरीके से, ठीक है। तो कैसे, केस नंबर 5 में क्या था हमारे पास फॉर्मूला, कि आपको सबसे पहले जो भी x है उसको बाहर ले लेना है, f(d) को वैसे ही रहने देना है, और यहाँ पे cos x लिख देना है, ठीक है, माइनस आपको आगे क्या करना है कि नेगेटिव साइन, ओके, और नीचे जो भी है d उसका स्क्वायर ले लेना है, और ऊपर उसी d का डिफ्रेंशिएशन ले लेना है, ओके, और यहाँ पे b मतलब कि cos x लिख देना है, राइट। तो ये x, ओके, 1/d² cos x। तो क्या करोगे आप कि cos x जब होता है तब हम क्या करते हैं उस वाले केस में, d² की जगह पे -a² सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ओके, तो उसका सब्सटीट्यूशन यहाँ पे ले लेते हैं। तो d² की जगह पे -a², ओके, तो वो हो जाएगा -a है 1 उसका स्क्वायर, ओके, तो 1 cos x। आई बात समझ में आपको, d² की जगह पे -a² हम रखते थे, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पिछले लेक्चर रिवाइज कीजिए। ओके, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2d डिफ्रेंशिएशन हो गया, और नीचे हो गया d⁴ cos x, राइट। चलिए तो x और ये -1 का स्क्वायर -1 ही होता है, तो नेगेटिव cos x आएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 2/d³ बचेगा आपके पास cos x, राइट। तो नेगेटिव x cos x माइनस 2/d³ का मतलब होता है d² × d, ठीक है। और फिर से एक बार cos x है तो d² की जगह पे -a² रखना पड़ेगा आपको, तो आप रख दीजिए। तो ये -x cos x माइनस 2 यहाँ पे -1 आएगा फिर से एक बार, और d cos x आएगा, राइट। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ओके, और आपको 2/d cos x मिलेगा यहाँ पे। तो योर पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट 1 इज x cos x नेगेटिव में माइनस माइनस प्लस 2/d cos x। आपको पता है कि 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, राइट।
तो ये काम यहाँ पे खत्म हुआ, ये आ गया आपका पार्ट 1। ओके, सो नाउ योर इक्वेशन 1 says that particular integral is equals to e raised to minus x 1 upon d square x cos x, जिसका ये जो टर्म है उसका आंसर ये आ गया है, राइट। तो वो आंसर जो हम रख देते हैं, तो आंसर रख देते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। अब अगर आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना चाहे तो इसको ऐसा ही रख सकते हैं। यही है आपका फाइनल आंसर, राइट। तो हमने इसमें जो केस 4 था वो भी इस्तेमाल किया और केस 5 था वो भी इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये रहा आपका केस 5 का फॉर्मूला। ओके, पहले आपको जो भी एक्स वाली टर्म है उसको बाहर लेना है और बाकी का सब कुछ वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद नेगेटिव साइन करके आपको पहले न्यूमरेटर में जो भी आपका एफ ऑफ डी है उसका डिफरेंशिएशन और नीचे डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी का स्क्वायर लेना है, ठीक है। बाकी सारे रूल्स वही है जो पहले 3 केस में आए थे, तो उसको भी एक बार आपको रिवाइज करना होगा। तो अगर आपको पहले 3 केस पता है तो ये बाकी ये 2 केस जो है वो थोड़ा सा उसमें एडिशन है और उससे वो काम जो है वो आपका इस तरह से बन जाएगा, आखिर में आपका इस तरह से आंसर जो है वो आ जाएगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही मैं आपको करवाऊँगा। इस तरह से हमारे जो टॉपिक हैं वो ख़त्म होते हैं, जिसमें हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट किया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल को इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, अगर क्यू ऑफ एक्स 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्यू ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू कोई ना कोई है तो उसके 5 केसेस है, उसके आधार पे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही आसान था, एक बार रिवाइज कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप आसानी से उसको जो है वो समझ जाएंगे। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।